हेलो इंडिया। जैसे मैंने आज बताया था कि आज 8 बजे लाइव आना है और आज का हमारा टॉपिक है अंडर ग्रेजुएशन। क्योंकि जो मैं पिछले 1 महीने की जो मेरी रिसर्च है, जैसे हमने ये काम करना शुरू किया तो सबसे ज्यादा बच्चे अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं जिन्होंने 12th की है या 12th का रिजल्ट अवेटिंग है या जिनका 12th के बाद जो डिप्लोमा करना चाहते हैं या वो उनका गैप है 12th के बाद ग्रेजुएशन के बीच में, या उन्होंने पॉलिटेक्निकल कर रखा है, आईटीआई जो हम वहाँ पे बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा केसेस हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इंडिविजुअल रिप्लाई ना करके मुझे लगा कि मैं कलेक्टिव चीजें जो है हमारी एक साथ ही आप लोगों को बता दूं, उससे काफी बेसिक चीजें आप सभी को, आपके पेरेंट्स को क्लियर हो जाएंगी। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं लाइव आई हूँ तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है मैं लाइव हूँ, बट कोई बात नहीं, बाद में ये वीडियो इंस्टाग्राम पे रहेगी तो आप लोग देख सकते हो। काफी बच्चे राम राम लिख रहे हैं। राम राम सभी को। राम राम करने का टाइम ना है, काम कर लो थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। अब 2 बातें समझो। किसी भी कंट्री में जब आप जाते हो 12th के बाद, ठीक है, तो 2 तरीके से जा सकते हो। एक तो आप जाओगे कोई डिप्लोमा करने, कोई कोर्स करने। ज्यादातर जो कनाडा बच्चे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया बच्चे जाते हैं, वो डिप्लोमा करने जाते हैं। यूके में बैचलर डिग्री होती है डायरेक्ट, जो अपने इंडिया में जैसे ग्रेजुएशन होती है बीएससी बीकॉम और इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग, तो सेम यहाँ पे बैचलर डिग्री है यूके में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है जो हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या मेन क्वेरी है, और मोस्टली बच्चों की वही क्वेरी होती है कि एक तो आइल्स का एग्जाम किसे देना है, किसे नहीं देना है। पहला पॉइंट ये है, वो लिख लो, लिख भी लेना और इसको बाद में सुन लेना। 12th जैसे ही बच्चे ने पास आउट की, मान लो कोई बच्चा 2020 में, 21 में, 18 में, 19 में पास आउट है, उसको आइल्स का एग्जाम नहीं देना है। अगर उसके इंग्लिश में नंबर अच्छे हैं, मान लो आपके 12th में नंबर है 80% और आपके इंग्लिश में नंबर आए 75%, तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा आपके 12th में नंबर है, आप 2021 में पास आउट हो, आपके नंबर है 90%, आपको आइल्स नहीं देना है। आप 2020 में पास आउट, आपके नंबर है 70%, लेकिन आपके इंग्लिश में 80 नंबर है, आपको आइल्स नहीं देना है। ना पीटी देनी है, ना कुछ और देना है। लंदन के लिए मैं बता रही हूँ, आज सिर्फ लंदन के लिए है, तो ये लिख लेना। तो इन बच्चों को आइल्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है जो 2-3 साल का गैप है। यूके में +2 करने के बाद, 12वीं करने के बाद, और 12वीं आप किसी भी बोर्ड से हो जाए। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि मैं हरियाणा बोर्ड हूँ, सीबीएसई बोर्ड है, ये बोर्ड है, वो बोर्ड है, सब चल जाता है। सीबीएस हरियाणा बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, पंजाब हरियाणा बोर्ड को लेके थोड़ा सा ये लोग दिक्कत करते हैं, लेकिन उसके भी मैं तरीके बताऊंगी कैसे कैसे होता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो एग्जाम्पशन है, उसको तो अगर 2 साल का गैप है तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे 12th करने के बाद 2 साल का गैप उनका एक्सेप्ट होता है, 3 साल का गैप एक्सेप्ट होता है, लेकिन वो गैप आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने 12th की 2020 में और आप सितंबर में एडमिशन ले रहे हो अभी, यानी सितंबर इनटेक में आप लोग आ रहे हो, तो आपको 2 साल का आप अपना गैप मैनेज करो। कैसे करोगे? आप कंप्यूटर का एक्सपीरियंस ले सकते हो बीच में। आप जैसे ही आइल्स की कोचिंग शुरू करते हो ना 12th करने के बाद, या कोई भी सर्कमस्टांसिस ऐसा हो जाए कि आप कोचिंग ना ले पाए, आपने कुछ भी किया, तो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो गया, कोई 1 साल का कोई सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। आप इस तरीके की कोई वॉलंटरीली सर्विस हो गई, कोई एनजीओ की प्रोफाइल दिखा दो कि मैं यहाँ पे काम करता था, तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, बना सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अपना गैप कवर करके रखना है हर बच्चे को। मान लो आज एक बच्चा 12th कर रहा है और 12th करने के बाद उसका टारगेट है कि मैं 1 साल तो मैं इंडिया में रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा, तो वो 1 साल उसको घर नहीं बैठना है। वो 1 साल वो अपना कोई भी अपना एग्जाम का प्रिपेयर, वो कोचिंग का अपना करके चले, ठीक है। एक तो ये बातें क्लियर कर लो। दूसरा ये कि 12th में मान लो किसी के नंबर कम है, ठीक है। नंबर कम का मतलब कैसे? यानी 12वीं में किसी के 65% आए, ठीक है, और आपने आइल्स का भी एग्जाम दे दिया, लेकिन आपके आइल्स में भी नंबर नहीं आए, आपके 5 बैंड आते हैं, या पीटी में आपका 51 से नीचे स्कोर रह गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो किसी एक में 45 है, 49 है, 48 है, टोटल 51 नहीं बन रहा है, या सब में 51 से नीचे है,
तो उसमें हम फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात हरियाणा में पता नहीं है और उसी के लिए आप लोगों को लगता है कि एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, हर बच्चे का एडमिशन हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोफाइल कैसे असेस की जा रही है। किसी भी बच्चे का अगर आपके थोड़े बहुत भी नंबर कम रह जाते हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स करने आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशन ग्रुप है, जैसे कैम्ब्रिज एजुकेशन ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन ग्रुप है। ये लोग प्रॉपर फाउंडेशन कोर्सेज करवाते हैं। यहाँ पे जैसे बकिंगम शायर यूनिवर्सिटी है, फाउंडेशन कोर्स करवाती है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास अथॉरिटी है ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलके, यूकास के साथ मिलके, कि ये लोग अपने एजुकेशन फाउंडेशन करवाते हैं। यानी फाउंडेशन का मतलब वाकई किसी बच्चे की अंग्रेजी देसी में बता देती हूँ, किसी बच्चे की अंग्रेजी वीक है तो ये कहते भाई 6 महीने का इंग्लिश का डिप्लोमा कर ले। समझ आ गई सबको? तो वो 6 महीने का इंग्लिश का डिप्लोमा करवा देते और एडमिशन हो जाता है, या पहुंच जाओगे। एक तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दोगे, एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन सबका होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होता है बस। ठीक है। दूसरा, एक तो ये पॉइंट मेन था जो बहुत सारे बच्चों का था, गैप आपको ऐसे ऐसे कवर करना है। कोई भी बच्चा जब प्रोफाइल भेजता है, क्योंकि मेरे पास बल्क में प्रोफाइल है, कम से कम 700 से 800 प्रोफाइल, मतलब जो बच्चों के डॉक्यूमेंट वी हैव प्रोसेस्ड, ठीक है, सितंबर इनटेक के लिए। तो इतनी फाइलें हैं, तो मैं इंडिविजुअल नहीं बता पा रही हूँ या मेरी टीम नहीं बता पा रही है। तो इसलिए मैंने आज ये लाइव सेशन रखा है ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर पता चले कि हमें कैसे कैसे करना। किसी भी भाई का 12वीं में अगर उसके थोड़े कम नंबर हैं तो ये चीजें उसको कर लेनी है अपनी। ठीक है, समझदार को इशारा काफी होता है, मैंने बता दिया, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमें सब्जेक्ट क्या लेने हैं। एक देसी में एक चीज और है, हरियाणा के ज्यादातर जितने भी कंसल्टेंट हैं या पंजाब के, हम ज्यादातर बच्चों को मैनेजमेंट में डाल देते हैं। बच्चे हमारे जाते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता क्या कोर्स करें, बस जाओगे बोला बिजनेस मैनेजमेंट ले ली। यहाँ पे ऑफिस भरा रहता है मेरे पास पूरे दिन, लंदन में भी ना, जैसे हरियाणा में ऑफिस भरा रहता था, यहाँ पे भी ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि वहां से बच्चे आते हैं, जी हमने BBA में एडमिशन लिया, हम यहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जी हमने तो MBA करनी है, जी हम तो यहाँ पे मार्केटिंग का कोई कोर्स करने आए हैं। इन कोर्सेज के अलावा बच्चे आते ही नहीं और इनमें नौकरी नहीं है आज के दिन बहुत ज्यादा। तो जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कंट्री में जा रहे हो वहां पे किस कोर्स की ज्यादा डिमांड है और आपको किस किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि आपको करना क्या होता है। अब आप ध्यान से सुनो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं हरियाणा, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत आगे है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में या फिर इसमें मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, बिजनेस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में मन नहीं लगता। देसी जो कति देसी है ना, जमा मेरे जैसे गांव के जो हैं, तो वे जो देसी वाले हैं ना, वो स्पोर्ट्स पढ़ने आए यहाँ पे। आप यहाँ पे खेल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। जो बच्चा 12वीं करता है और एवरेज स्टूडेंट है, 55-60% वाले जो होते हैं, तो उनको लगता है कि यार मल्टीनेशनल कंपनी का हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम तो जमा देसी हैं और हमें जाना है और अब हम क्या करें। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में BSc करो, BA करो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अपनी नॉर्मल डिग्री करो। यहाँ पे आते यूनिवर्सिटी की अपनी टीम्स होती है, काउंटी की अपनी टीम्स होती है। यहाँ पे बढ़िया खेल खेलो, चाहे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, गोल्फ खेलो, आपने जो खेलना है खेलो अड़ा के। ठीक है, उसकी सुथरी डिमांड है। ठीक है, उस कोर्स में नौकरी भी अच्छी है आगे चल के। दूसरा जो मेन कोर्स है लॉ, यूके का लॉ और इंडिया का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो जो बच्चे लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ से LLB कर सकते हैं। ठीक है, या वो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लॉ अलग अलग पढ़ाया जाता है। आपको फैमिली लॉ पढ़ना है, आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। लॉ की बहुत अच्छी डिमांड है। ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं लॉ में फिर जाके ना, तो लॉ का भी यहाँ पे काफी अच्छा स्कोप है। जो बच्चा लीगल लाइन में जाना चाहता है वो लॉ के कोर्सेज ले। अब जो बच्चा टेक्निकल नहीं है बहुत ज्यादा, जो लगता है कि नहीं मुझे तो मैं कुछ अपना ही करूंगा, अपना ही बिजनेस करूंगा, कुछ इस तरह के भी होते हैं कि नहीं हम मैथ, क्योंकि है ना मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका बहुत अच्छा नहीं होता है, वो बच्चे आर्किटेक्चर का कोर्स करे।
यहाँ पे आर्किटेक्चर की बहुत ज्यादा डिमांड है। हर बच्चे को बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, हर बच्चे को नॉन मेडिकल में नहीं जाना है, हर बच्चे को साइंस नहीं पढ़नी है, कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में एक बात समझ लो, सारे स्टूडेंट, मेरे तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है मैं उनको समझा के चलती हूँ, जिससे मेरी बात हो जाती है। मेरी टीम बात करती है तो देखो अलग चीज है, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर पाती, लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना स्कोप है। और एक चीज और बताऊंगी, जो चीज हम ज्यादा भेड़ चाल में चलते हैं उनमें सीटें फुल हो जाती है, तभी बच्चों के एडमिशन नहीं होते। सब्जेक्ट ऐसे ऑप्ट करो जहाँ सीटें खाली रह जाती है, जैसे लाइफ साइंस है, फूड साइंस इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने कल एक फेसबुक पे एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने लिस्ट किए हुए हैं सब्जेक्ट्स के ना, वो ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें सीटें खाली रह जाती है। जो बच्चा एमबीबीएस का है और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, मान लो सम हाउस का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रह जाता है, उसको डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो आप एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फॉरेन में, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कम से कम खर्चा है एमबीबीएस का, इतना इंडिया में, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एमबीबीएस को, तो उस बच्चे को जाना मेडिकल लाइन में है, ठीक है। तो प्रोफेशन कोई गलत नहीं होता, तो आप मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, आप वो पढ़ने यहाँ पे आ सकते हैं। मेडिकल में यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च के काफी कोर्सेज होते हैं, प्री क्लिनिकल के कोर्सेज होते हैं, आप नर्सिंग की कोई डिग्री कर सकते हैं, हेल्थ केयर का कुछ कर सकते हैं, पैरामेडिकल का आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये जो इन्फेक्शन डिजीज के यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें आप मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना सब एमबीबीएस क्लियर करेंगे, सबका नीट क्लियर होगा, वहां पे सबके एडमिशन हो जाएंगे। आजकल वो यूक्रेन वाला सिस्टम बंद हो गया है, यूके की फीस आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, कनाडा अमेरिका की, तो यू कैन गो इन द मेडिकल लाइन थ्रू दिस रूट। तो वो चीजें भी यहाँ पे चल सकती है। डेंटल के आप कोर्सेज कर सकते हो, बीडीएस वगैरह आप यहाँ पे करने आ सकते हो, काफी अच्छा स्कोप है। अगर आपने डेंटल का कोई कोर्स कर लिया तो उसके बाद आप ये मान के चलो यहाँ पे अपना लाइसेंस मिल जाता है, जीपी प्रैक्टिस करो, अपने क्लिनिकल खोल लेते हैं लोग यहाँ पे, तो वो चीज भी काफी अच्छी है। उसके अलावा जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, काफी अच्छा स्कोप है। मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है आज के दिन। जो बच्चे पर्टिकुलर इसी फील्ड में जाना चाहते हैं वो इस चीज पे फोकस करें। जो आप ग्रेजुएशन करने आ रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, यहाँ से बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत अच्छे हिसाब से तुम लोग अपना कर सकते हो। इस चीज के अलावा जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स जी हमारे बेटे के पास तो बीए आर्ट है, हमारे बच्चे के पास तो +2 में आर्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो बच्चे पूछते हैं कि जी हम क्या करें। उनके पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं हम क्या करें। तो एक बात को समझो, इस कंट्री में, मैंने पहले भी पिछले सेशन में भी बताया था, मैं अभी भी बता देती हूँ, इस कंट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है पॉलिटिकल पढ़ने का। आप अपने बच्चों को पॉलिटिक्स पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाएं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के कोर्सेज करवाए। वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे कनाडा है, अमेरिका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, लंदन है, जो ये कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा स्कोप है। जो बच्चा थोड़ा सा भी इस फील्ड में जाना चाहता है, साइकोलॉजी में कुछ करना चाहता है, वो ऑप्ट करे मेंटल हेल्थ को जाके, ठीक है। उसमें कोई प्रॉपर अपना डिप्लोमा ले, कोई अपनी प्रॉपर डिग्री ले, और उसके हिसाब से आप लोग अपना कोर्स आप कर सकते हो। 1000% नौकरी है, और आप अपना खुद के भी ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, खुद के क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है, विच इज पॉसिबल। उसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ। मैंने आपको फाउंडेशन वाला क्लियर कर दिया। अच्छा, अब आते हैं आईटीआई वाला, जो बहुत बड़ा एक वैक्यूम है हरियाणा में। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निकल और आईटीआई वाले हैं, जिन बच्चों को यही नहीं पता करना क्या है। जो बच्चे 10th करते हैं और 10th के बाद सीधी 2 साल की 3 साल की आईटीआई होती है, वहां पे 3 साल वाली आईटीआई होती है, 2 की तो नहीं होती शायद, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 3 साल की आईटीआई है मेरे ख्याल से वहां पे। और जो वो आईटीआई करते हैं, अब वो इंडिया में भी क्या होता है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है कि आपने 3 साल की आईटीआई कर ली, प्लस में आगे 2 साल का कर लो, आपका वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट डिग्री हो जाएगी। सेम यहाँ पे है। जो बच्चा डिप्लोमा करता है इंडिया में, वो यहाँ पे पॉपअप डिग्री बोलते हैं उसको, जैसे जीएनएम का भी सेम है। जैसे इंडिया में पोस्ट बीएससी बोली जाती है, तो सेम यहाँ पे होता है। आप जो बच्चा डिप्लोमा करके आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, उनको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है।
जो बच्चा डिप्लोमा करके आता है, अगर उसका आइएलटीएस का एग्जाम क्लियर है, उसके नंबर ठीक हैं, तो वो सीधा फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पॉपअप डिग्री में एडमिशन लेगा और यहाँ पे सीधी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि इंडिया में तो 2 साल है, यहाँ 1 साल है खाली। इस बात को बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है। हरियाणा के बहुत बच्चे बाहर निकलते हैं, उसमें डिफरेंस बताऊंगी क्यों नहीं करना है। जो बच्चा पॉलिटेक्निकल करता है वो वहां से उसने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है, यहाँ पे आप पॉपअप डिग्री करोगे तो सिर्फ आपको यू हैव टू पे फीस फॉर द 1 ईयर ओनली, आपकी 1 साल की फीस जाएगी। लेकिन अगर आप दोबारा से ग्रेजुएशन करते हो तो यू हैव टू पे फीस फॉर द 3 ईयर। 3 ईयर इट मीन्स आपकी 1 साल की 10 से 12 हजार पाउंड एवरेज फीस है, तो आप 40 लाख में ग्रेजुएशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप 1 साल के पॉपअप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपके 10-12 लाख रुपए लगा के अभी आप पहुंच भी जाओगे, आपका पीएसडब्ल्यू भी हो जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना, रुपये खराब नहीं करने हैं, ठीक है। उड़े तो किले बेच बेचाओ हर के रुपया का आग ला दो, ये नहीं करना है। ये चीजें, इन चीजों के लिए अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैंने इसीलिए नंबर डाल रखे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं फटाफट आपको बता रही हूँ चीजें। इसके अलावा मैंने बायोलॉजिकल साइंस का बता ही दिया, तो मैंने आपको लिखा भी था, ठीक है। अब इसके अलावा आर्कियोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है, जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस तरीके के कोर्सेज आप लोग करो। इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ज्यादा स्कोप है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कंटेंट राइटर की बहुत जरूरत होती है। इस कंट्री में बहुत स्कोप है, इस कंट्री में भी स्कोप है। और मैं एक चीज और बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे हमारे जर्मनी जाते हैं, स्पेन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आजकल वो नई नई कंट्री चल रही है, माल्टा जा रहे हैं। जो माल्टा तो फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे इंग्लिश उनकी मेन लैंग्वेज नहीं है, वहां पे अगर आप पढ़ने जाते हो तो इंग्लिश के कोर्स करो, कंटेंट राइटिंग के कोर्स कीजिए, आप लोग लिटरेचर के कोर्स कीजिए, ताकि वहां पे वे कोर्सेज करने के बाद आपको फटाफट नौकरी मिले। आप एक बात को समझिए, आपको मार्केट कैसे रिसर्च करनी है, कोई भी चीज करने से पहले अपनी कंप्लीट R&D होनी चाहिए। हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में किस चीज का स्कोप ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक बातें कोर्सेज को चूज करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नौकरियां मिलनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको ये तो बता दिया, साइकोलॉजी का हो गया। कलनरी आर्ट का बहुत स्कोप है, जो ये होटल मैनेजमेंट वाले करते हैं, जो प्रॉपर शेफ के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है। एक बात को समझ लो, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे टूरिज्म का हब है। यूरोप में मान लो आपके पास लंदन से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, यूरोप की 42 कंट्री है, चलो ब्रेक्सिट हो गया, लंदन अलग हो गया, फिर भी अगर आपके पास लंदन का कोई भी वीजा, आप स्टूडेंट वीजा पे भी लंदन, तो इजीली यू विल गेट वीजा फॉर द फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पेरिस, इटली, आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पे इतने रिसोर्ट है, इतने होटल, अभी तो होटल इंडस्ट्री बंद है, अभी तो कोरोना के बाद सब कुछ बंद था, बट इट विल ओपन, और जब ये ओपन होगा तो इतनी नौकरियां होंगी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि टूरिज्म अभी धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुआ है। तो इस तरीके की जो डिग्री है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जिस बच्चे का होटल मैनेजमेंट में, जिसने मान लो IHM में पढ़ाई की है इंडिया में और उसके पास 4 से 5 साल का होटल का एक्सपीरियंस है, उनको डायरेक्ट जॉब के ऑफर मिलते हैं यहाँ पे वर्क वीजा के, ठीक है। ये सब चीजें मतलब आप लोगों को ऐसी डिग्री करके चलनी है कि आपका बेनिफिट हो। सबसे लास्ट में आपको बता के चल रही हूँ, आपको फार्मा के जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो B फार्मा M फार्मा वाले होते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। अपने वाले बच्चे क्या करते हैं कि हमने B फार्मा M फार्मा कर लिया वहां से, ठीक है। एक बात को समझो, इंडिया में फार्मेसी करके आपको लाइसेंस मिल जाता है इजीली। इंडिया में इट्स वेरी इजी टू गेट ए लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपने अपनी मेडिकल का स्टोर खोल लिया और आप बैठ गए। इन कंट्रियों में ऐसा नहीं होता है। जो फार्मा वाले बच्चे हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ने आओ, यहाँ पे पढ़ने आने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस इन दिस कंट्री। यू वांट टू गेट ए लाइसेंस, यू मस्ट हैव ए प्रॉपर डिग्री फ्रॉम दिस कंट्री। आपके पास यहाँ की डिग्री होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली देन यू विल गेट ए लाइसेंस, ठीक है। तो वो लाइसेंस लेने के बाद यहाँ पे काफी स्कोप है। फिर फार्मा साइंस का बहुत स्कोप है, जो फार्मा कंपनीज है बड़ी बड़ी, आप फार्मा में कोई ना कोई बढ़िया सा फार्मा इंजीनियरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। आपके क्वालिटी कंट्रोल के स्पेशल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपकी वेयर हाउस इंजीनियरिंग होती है। इस कंट्री में पैकेजिंग के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, ठीक है। पैकेजिंग से रिलेटेड आप कोर्स कीजिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आप लोग कोर्स कीजिए, फूड इंजीनियरिंग आप लोग कीजिए, जिसमें सीधे इन्हीं कोर्सेज में एडमिशन लो। हमें भेड़ चाल नहीं बनना है, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बस MBA करवा दो, बस मैंने MBA करनी है जी, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में जाना, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना, सारी दुनिया ये करे अंडे, ये कोर्स नहीं करने हैं, ठीक है।
कोर्स ऐसा देखना है, स्पेशली फॉर हरियाणा, आई एम टेलिंग यू, कि जिस कोर्स में तुम्हारा दिमाग ठीक बैठे, आते प्रॉपर डिग्री है और आते नौकरी मिल जावे तुमने। ठीक है, ये चीजें करके चलनी है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया मेन जो मैंने तुम्हें कोर्सेज की लिस्ट बताई है। अब एक चीज और समझ लो, वीजा को लेके बहुत सारे भाइयों का कंफ्यूजन है। मैं कंक्लूड कर रही हूँ और फिर मैं आप सबके सवालों के जवाब भी दूंगी 10-1 मिनट। कंक्लूजन ये है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अपनी बीवियों को लेके नहीं आ सकते। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। मेरे पास बहुत बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, वहां से आते हैं मेरे पास ऑफिस में, दीदी वर्क वीजा कन्वर्ट कर दो, मैं ग्रेजुएशन पे आया हूँ। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं? बीवी नहीं आ सकती। वहां से एजेंट उनको फ्रॉड करते हैं, उन लोगों के साथ बोलते हैं कि तेरी वाइफ का 4 महीने बाद वीजा लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन लियो सारे के सारे, क्योंकि हरियाणा में कम उम्र में ब्याह हो जाए, या बताऊं, एक तो जब भी शादी करो, ठीक है, मास्टर का कोर्स करने ही आना है, बीवी साथ लानी है। तो ग्रेजुएशन में पत्नी साथ नहीं आ सकती, पति साथ नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर आप इस कंट्री में स्टूडेंट है, आप आए स्टूडेंट वीजा पे इस कंट्री में, और कोई भी धरती का एजेंट हरियाणा का तुमने यह बात कह देना, अगर मैं तेरी बहू ने टूरिस्ट वीजा पे भेज दूंगा, उड़े नाट जी। क्यों? आप अब कल एक लड़का आया, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम, वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यमुनानगर से एक भाई था, उसकी वाइफ के 4 रिफ्यूजल है टूरिस्ट वीजा, 3 टूरिस्ट वीजा, 1 स्टूडेंट वीजा। ठीक है, स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आया है ग्रेजुएशन करने, वहां से यमुनानगर के भाई साहब एजेंट ने उसके 4 वीजा रिफ्यूजल करवा दिए, उसका स्टूडेंट वीजा भी ना लाग सकता है। अपनी फाइलें खराब नहीं करनी है, एजेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर अप्लाइंग योर फाइल, अपने 10,000 रजिस्ट्रेशन, 50,000 रजिस्ट्रेशन, लाख रुपए 2 लाख रुपए अगले मांगेंगे, उन्हें अपनी फीस बनाने का मतलब तरानाश कर देंगे। जितनी ज्यादा रिजेक्शन के स्टैंप पासपोर्ट पे लेकर आंडोगे, उतना ज्यादा तरानाश होगा। ठीक है, जब सारे काम बिगड़ लो, जब तुम मेरे दोहरा हो बेबे बता, तो मैं तुमने पहले ही बता के चल रही हूं, किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट वीजा वाला बीवी का टूरिस्ट वीजा नहीं डालेगा। मार्क माई स्टेटमेंट, ना तो थम इसे हो जाओगे, रुपये भी लाओगे और बेऊ देखवाओगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी बच्चे हैं जो मास्टर का कोर्स करने आते हैं, उनकी बीविया और पति स्पाउस वीजा यानी डिपेंडेंट वीजा साथ में फ्लाई करेंगे। सेम डे वीजा लगता है, सेम डे आप लोग फ्लाई करेंगे, सबके सब वहां से। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को क्या करना है, या तो दोनों स्टूडेंट वीजा लेके आओ, या आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा और आके अपना वर्क वीजा कन्वर्ट कराओ। एक चीज और है, यूके इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में, जैसे हम करते हैं बच्चों का वर्क वीजा कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, वी डू हैव रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी ऑल्सो। तो मान लो कोई बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया, जो बच्चा स्टूडेंट वीजा पे आएगा, अभी मेरे थ्रू आया, और आप आए बीएससी फर्स्ट ईयर में, या आपने कोई आर्किटेक्चर का कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, हेल्थ केयर कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, समहाउ आपकी पढ़ाई छूट गई, फीस के पैसे नहीं है, या फीस नहीं भर पाए, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो यूके की इकलौती ऐसी कंट्री है कि जब स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है तो। आप मेरे पास अगर नौकरी कर रहे हो मेरी कंपनी में, या मेरे जैसे और बैठे किसी की कंपनी में आप नौकरी करते हो, और आप हो या स्टूडेंट वीजा पे, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको स्पॉन्सर कर दूंगी, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी और आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, आगे की पढ़ाई पर करने की जरूरत ही नहीं है। समझे बात? तो और उस वीजा पे तुम अपनी बीवी को बुला सकते हो, अपने पति को बुला सकते हो। तो 2 तरीके हैं, या तो मास्टर के कोर्स में पत्नी आएगी, और ग्रेजुएशन का कोर्स अगर आप करने आओगे, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि थारे खुल जावे, थारा बावड़ा ना बनावे कोई। ठीक है, क्योंकि आए दिन इतने फ्रॉड हो रहे हैं और तुम लुट के पिट के बैठ जाओ हो फिर। तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन वाला यहाँ आता है, वो मैरिड है, आते ही अपना वर्क वीजा कन्वर्ट करवाए। ट्राई टू गेट की साथ साथ अपनी डिग्री भी करो, पढ़ाई भी करो, नौकरी करो, और स्पॉन्सरशिप लो, और अपने वीजा कन्वर्ट कराओ। उस चीज के लिए मुझसे बात कर लेना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आखिरी बात, जो मैंने तुम्हें बताया कि टूरिस्ट वीजा में रिफ्यूजल इसलिए आते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी है किसी को भी, अपना केस खराब नहीं करना है। और एक बात, बहुत सारे बच्चे आजकल, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, 1 साल से ज्यादा का गैप ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। किसी का 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, जब तुम्हें पता है तुम्हारा नहीं हो सकता तो फाइल अप्लाई नहीं करवानी है। किसी भी कंट्री का रिफ्यूजल, किसी भी कंट्री का रिजेक्शन सिर्फ आपकी फाइल को खराब करता है। अनटिल और अनलेस आप 1000% अश्योर नहीं है कि आपका हो जाएगा, तो आपको वीजा अप्लाई नहीं करना है, चाहे मैं भी आपको कहूं। ठीक है, आपका 100% मन ठुके तो ही काम करो। कनाडा का जो भी मैं बता रही थी कि कनाडा में भी सेम हाल है, आपको ऐसे टूरिस्ट वीजा नहीं डाल देना। एक बात को समझो, टूरिस्ट वीजा किसे मिलता है? आपको मैं आज बता देती हूँ, बहुत सारे जुगाड़ चल रहे हैं, एजेंट इतने रुपये लेंगे जी, उड़े भेज देंगे जी, उड़े भेज देंगे, कुछ को नहीं होता।
दुनिया का कोई ऐसा आदमी को ना जिनकी एम्बेसियां में सेटिंग है, कोई सेटिंग ना होती। सेटिंग होती तो मैं भी तुमने सारे हरियाणा नाड़े बिठा देती लाके। आदमी की प्रोफाइल, आपकी आईटीआर आप कितनी भरते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके आइल्स में बैंड कितने, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। और एक बात, किसी भी बच्चे को जो मुझे जानता है और मुझे मानता है, स्पेशली अपने आदमी सारे देखने लाग रहे हो, किसी भी बालक ने कोई फर्जी पेपर नहीं लगाना है। कहीं पे भी सलाह ले लियो, किसी भी कंट्री में नहीं डालने हैं पेपर उल्टे सीधे। होता क्या है, पेपर लगा के वीजा तो आ जाता है। इमिग्रेशन वाले जब एयरपोर्ट पे उतरे ना, रोज 10-10 की जमानत कराऊं बैठकर, वहां से एजेंटों के थ्रू आते हैं, फर्जी पेपर लगा दिए, एयरपोर्ट पे बैठकर फोन करेंगे, गांव के सरपंच का फोन आएगा, विधायक का तरीका फोन आएगा, बेबे उड़े बैठी है, छोरे पकड़ लिए इमिग्रेशन पर, उन्हें छुटवा लिया जाके, उनने फिर उनकी जमानत कराओ वकील करके, उनकी लाइफ खराब। एक बार आपके ऊपर केस पुटअप हो जाता, आपका वीजा नहीं होता, फिर आगे चल के आपकी पीआर नहीं होगी। आना मकसद नहीं है, आओ लीगल आओ, सही तरीके से आओ, आके अपनी सिटीजनशिप की तैयारी करो, अपनी नौकरी करो, बिजनेस करो, सलाह ले लो। सही सलाह हमेशा कामयाब रहेगी। हर आदमी का सोल्यूशन है। 15-15 साल के गैप के एडमिशन करवा रखे हैं मैंने, 20-20 साल के। अभी मैंने डाला था मोनिका पांडे, 17 साल का गैप। तो कल एक भाई जुड़ रहा है अभी, संदीप तोमर, इसमें देख लेना, 17 साल का गैप है, नारनौंद का लड़का है, रेलवे में वो चलाया अगर ट्रेन, इस पे वो कमेंट भी करने लग रहा है, मैसेज कर लियो, संदीप तोमर आएगा वो एक दिन लाइव। 17 साल के गैप में एडमिशन करवाया है कल, ठीक है, और 2-2 यूनिवर्सिटीज में करवाया है। मैं तुम लोगों को इसलिए बताती हूँ, हर चीज का सोल्यूशन है, पेशेंस रखना है। हाँ, एक जो मुझे तुम सारा दिन, जो दिन में 10 बार फोन करते हो, मैसेज करते हो, एक का बार छोड़ दिया करो। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, चाहे 10 दिन में मेरा रिप्लाई आओ। क्योंकि एक बात समझ लेना, जितना तुम लोग पेशेंस रखोगे उतना तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। अगर तुम मेरा न्यू करोगे ना 24 घंटे दीदी जवाब दे, मेरी भी टाइमिंग होती, मैं नहीं दे पाती, फिर केस खराब होता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, 2 महीने चाहे ज्यादा लग जाओ, सारी उम्र भर के लिए सेटल होना है तुम्हें इन कंट्रियों में, ठीक है। ये चीज, अब मैं ये चीजें थी, बेसिक बातें बता दी हैं। हर बच्चे का वीजा कन्वर्ट हो सकता है, नौकरी मिल सकती है, पेशेंस के साथ आना, पेशेंस के साथ पढ़ना है, कोशिश करनी है, अच्छे से पढ़ाई करे, अपनी जिंदगी सेटल करे, अपनों की लाइफ सेटल करे। गलत काम करके 10-20 लाख रुपए की तपी से फंसा के अपना नाश करना है, खाली ऐसा काम मत करियो, ठीक है। मैं बैठी हूँ, सब न संभाल लूंगी, लेकिन धीरे धीरे स्लोली चीजें होंगी। इंडिया में बहुत बच्चे कहते हैं मैडम ऑफिस नहीं है, जानबूझ के नहीं खोलते। देखो, मैं हूं अकेली काम करने वाली औरत, तुम सबको पता है मेरी कंडीशन क्या है। अब मैं कित बैठू, मैं वहां पे ऑफिस खोल दूंगी हरियाणा में, पीछे तो फिर वे काम हो जाएंगे, कोई मेरे नाम पे पैसे खा लेगा, उन्हें मांग ले हैं लोग, फोटो दिखा के पैसे मांग ले हैं, ठीक है। मैं बेहद ईमानदार लड़की हूँ, सबको पता है। मैं पैसे देने में, लेने में, खर्ची पर्ची इनमें विश्वास नहीं करती, ठीक है। काम ऑनलाइन होगा सारा, अभी तक तो ऑनलाइन है। फ्यूचर में मुझे लगेगा मुझे हरियाणा में कोई ऑफिस खोलना है तो मैं खोल लूंगी, लेकिन मुझे अभी तक तो मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो बैठे, क्योंकि भाई भी बाहर है, मैं भी बाहर हूँ, पापा मम्मी तुम लोगों को पता है। स्लोली जब अपने स्टूडेंट्स, तुम आ रहे में से जो ईमानदार आदमी है, मुझे लगेगा जब तुम लोग ट्रेन हो गए तो हर शहर में ऑफिस खोल दूंगी, ठीक है। तब न संभालना पड़ेगा, पर थारे ऊपर है ये चीज भी, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें होंगी, अभी मुझे भी कम टाइम हुआ है, मिलजुल के ऐसे हालात कर देंगे अगले 2-3-4-5 साल में, घर घर में, गली गली में हमारे बालक कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए मैंने थारी जरूरत है, तुमने मेरी जरूरत है, और जितना तुम मेरा साथ दोगे मैं थारा साथ दूंगी। आज मैं अकेली हूँ, पर तुम गैल खड़े होगे तो मेरा नके कर देंगे, तो तुमने सब कुछ करना है, थारे ऊपर है। मेरे जुकर मैं काम करूं, तुमने नहीं हुआ करना, ताकि हम आगे और 10 भाइयों का भला कर सके, ठीक है। स्टूडेंट वीजा पे कोई पैसा नहीं लगता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। टूरिस्ट वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, बिजनेस वीजा हो गया, इनमें कुछ नहीं लगता। 20-20 हजार रुपए कंसल्टेंसी फीस लगती है, बस वो देनी है और अपना अप्लाई करना है, ठीक है। एक बात और आखिरी में बता रही हूँ, जितने बच्चे अमेरिका जा रहे हैं डोंकी से, बहुत हालात खराब है, मत जाया करो। यूके तो बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, जो पहुंच गए चलो वो तो पहुंच गए, कई भैया कई पीछे चोट भी लगी होड़े, मत जा। ये बातें मैं बहुत खुल के कहना नहीं चाहती, लेकिन जो तुम ये मैक्सिको से जा रहे हो, फलाने से जा रहे हो, नीदरलैंड से जा रहे हो, बंद करो भाई। किसी के 1 बालक है, किसी के 2 बालक है, और सरेआम मार दे हैं कि मैं फायदा ना उन चीजों का, ठीक है। दिक्कत हो जाएगी। ऐसी जिंदगी का कोई, इसे पीछा का क्या करोगे, कुत्ते भी ना खाम तेरा पिया ने, ठीक है। सुकून होना चाहिए जीवन में, पैसा सिर्फ इतना होना चाहिए कि अपना गुजारा हो जाए, अपने माँ बाप ने रोटी दे दो, अपने बालकान पाल लो, बस। ये जो हाई तोबा है ना, कितनी बड़ी कोठी बना लियो, सोनती एक बेड चाहिए,
घर में 10 गाड़ी खड़ी होगी, चालना तो एक में है। इतने दुखी मत हो कि अमेरिका में मैं तो 10 लाख कमा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक 2-2 लाख रुपए का फर्क है। यूके में भी बच्चा एवरेज 3-4 लाख रुपए कमा लेता है, कनाडा में भी 2.5-3 लाख कमा ले, ऑस्ट्रेलिया में भी 3-4 लाख है, सेम सारे के सेम है। अमेरिका में नुआ भाई ट्रक चला लो, पर ट्रक चला के जीवन के हो जा, ट्रक का पे तो ऐसा काम हो जाए कि वो नु क्या बैठा भी ना जावे, फिर वो कितने रुपए कमा लेगा। तो अपना यहाँ तक सोचा करो, यहाँ तो नहीं सोचना है हमें आड़े तो नू अंगे के बड़ रहे हैं भाई, नू कर देंगे ना होना नू, ठीक है। फ्यूचर देख कर चालो अपना, मेरी जिंदगी की ठीक है, हमने वो देखना है। जाओ किसी भी कंट्री में, लेकिन दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा सलाह ले लिया करो छोटे बड़े की, ठीक है। आखिरी बात, चलो मैं रिप्लाई कर दूं हूँ, हाउ कैन आई मेक माई स्कोप। देखो ये जो बच्चे मुझे स्कोप वाले लिख रहे हैं, देखो स्कोप का ऐसा है, जो भी बच्चा मुझे, मेरे नंबर इस पे मैं डाल भी दूंगी अभी जब वीडियो करेंगे। इंस्टाग्राम पे पड़े भी हैं, फेसबुक पे भी मेरा संगीता के नाम से खाली प्रोफाइल है, मेरे नंबर बिल्कुल कवर फोटो पे पड़े हुए, बहुत सारे बच्चों के पास मेरे नंबर है, इस पे डाल भी रखे हैं। जो बच्चा वर्क वीजा वाला होता है वो मुझे अपना सीवी भेजेगा। अब बिना सीवी देखे मैं कैसे बता दूं क्या स्कोप है। स्कोप हर चीज का होता है। हाँ, आईटी वाले जितने भी बच्चे उनको हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। वी डू हैव वैकेंसी इन आईटी नाउ, मेरे पास भी है, अदर कंपनीज के पास भी है। जो बच्चा क्लाउड कंप्यूटिंग वाला है, डेटा साइंस वाले बच्चों की मैं हेल्प कर सकती हूँ फिलहाल। साइबर सिक्योरिटी के बच्चे हों और मेरे पास इसके लैंग्वेज के, मतलब कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर के, डेवलपमेंट के कितने ही बच्चे हो, तो दे कैन ड्रॉप देयर सीवी, सो आई कैन मेक आउट। पॉसिबिलिटी है, तो अभी काफी काम चल रहा है, यहाँ पे काफी डिमांड है। हेल्थ केयर के कितने ही बच्चे हैं, जो बच्चे लंदन आ रखे हैं और मुझे देख भी रहे हैं, जिनका बीआरपी वैलिड है, ठीक है, और जो लीगल है इस कंट्री में अभी तक, दे कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं वर्क वीजा में हेल्प करवा सकती हूँ तुम लोगों की। डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, वो विल गिव ट्रेनिंग ऑल्सो, एवरीथिंग आई कैन शॉर्ट आउट, ठीक है। इंडिया से सिर्फ मैं भी आईटी का सोच सकती हूँ, हेल्थ केयर का सोच सकती हूँ, होटल मैनेजमेंट का वी कैन डू इट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल है इट, दिस इज द ओनली वे टू कम इन दिस कंट्री। यू जस्ट हैव टू टेक स्टूडेंट वीजा, कम हियर, मेक योर करियर, गेट योर डिग्री, देन कन्वर्ट योर वीजा इनटू Tier 2, देन आई हेल्प यू इन एवरीथिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, हम घर बैठ के नहीं सोचेंगे ना कि ना मैंने तो घर आकर कोई नौकरी देगा। 130 करोड़ है, 10,000 की नौकरियां मिलती, बीटेक वाले ने उड़ा, बीटेक वाले अंडा है, न्यू है, कुछ नहीं किसी के उड़ा। तो अपने दिमाग लाओ, 5-4 लाख रुपए खर्चा करो, स्टूडेंट वीजा लो, फ्लाई करो और अपनी जिंदगी सेटल करो, ठीक है। तो मुझे सीवी भेज दिया करो। और किसी का कोई ऐसा मैसेज मैं बता देती हूँ, मैम कनाडा विद लो बैंड कैसे जाया जाए। कनाडा का भी 2-3 साल का गैप एक्सेप्ट हो रहा है, लो बैंड एक्सेप्ट नहीं होता कनाडा में। एक चीज और समझ लो, कनाडा में आपकी 12th की परसेंटेज भी ठीक होनी चाहिए, कनाडा में आपका IELTS भी 6 होना चाहिए कनाडा में, वरना एडमिशन नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। कनाडा में एज स्टूडेंट आई कैन, यस बिल्कुल, एज स्टूडेंट यू कैन सेट अप योर फर्म, बिल्कुल। कनाडा में ओपन परमिट होता है। देखो एक बात को समझो, जैसे यूके में क्या होता है, यूके में भी 2 साल का PSW दे रही है लोग अभी। जैसे आप मास्टर करने हो या ग्रेजुएशन करने हो, 2 साल का PSW, तो उस PSW में जब तुम जाओगे तुम या तो अपनी नौकरी कर सकते हो या अपना बिजनेस कर लो। यहाँ पे टर्म होती है स्टार्टअप वीजा और इनोवेटर वीजा, आप दोनों वीजा अप्लाई कर सकते हो, दोनों में पैसे नहीं लगते। स्टार्टअप वीजा में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस अपना प्रपोजल बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना, मैं ये काम करूंगा, स्टार्टअप वीजा अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे कंसल्टेंसी देते हैं, जो बच्चा यहाँ पे स्टार्टअप वीजा करना चाहता है दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई हेल्प देम। इनोवेटर वीजा में मैंने पिछली बार भी बताया था, यू जस्ट नीड टू शो 50 lakhs इन द अकाउंट, यानी 50,000 पाउंड आपको दिखाने। यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन दिस कंट्री। आप किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट बनाओ, देयर आर द एंडोर्समेंट बॉडी इन दिस कंट्री, दे विल एंडोर्स द प्रोजेक्ट। वो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे एंडोर्स कर देंगे, उसमें भी हम आपका प्रोजेक्ट बनवाने में मैं हेल्प कर दूंगी आप लोगों की, यहाँ पे हमारी टीम है, ठीक है, वो चीज भी मैं कर दूंगी। कनाडा का भी सेम प्रोसेस है। कनाडा में आप पढ़ने जाते हो, जितने साल का आपका डिग्री होती है उतने साल का आपका प्लस में ओपन वर्क वो दे देते हैं कि यहाँ पे करो। इन बिटवीन आप अपना रेजिडेंसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट वहां पे डाल दे, तो आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। जॉब के लिए वहां पे वही आपको LMI मिल जाती है, LMIA बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कोर्स बोलते हैं, COS होता है, वहां पे LMIA होता है। इस जस्ट इक्वल, पूरी दुनिया का सिनेरियो एक तरीके से ये कि कंपनी गारंटी होती है, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, टर्म्स अलग अलग होती है, चीजें सेम होती है। कनाडा में भी सेम प्रोफाइल है, आप कुछ भी कर सकते हो। और किसका क्या जवाब है, टूरिस्ट वीजा कैसे हो पाएगा। मैंने आपको सोनू अभी मैंने बताया भी, टूरिस्ट वीजा की प्रोफाइल सुन लो। आपको एज ए स्टूडेंट टूरिस्ट वीजा पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको अपनी ट्रेवल हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, मान लो आपको जाना है लंदन, मैं आपको बेसिक बातें आज बता देती हूँ। लंदन का टूरिस्ट वीजा डालना है, आप पहले 2-4 कंट्रियों में अच्छी अच्छी जगह घूम के आओ।
पहले ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ, आप आईटीआर कितनी भरते हो, आपके पेरेंट्स कितनी आईटीआर भरते हैं, आपके घर का ब्योत की। हम ट्रैवल का भी जस्टिफिकेशन देना होता है कि फिर उसमें कब आओगे कब जाओगे। एक बहुत बड़ी बात आपको बता देती हूँ, ज्यादातर एजेंट क्या करते हैं, भाई स्पॉन्सर लेटर मंगवा देंगे, फलाना स्पॉन्सर कर देगा, वीजा लग जाएगा। कदे स्पॉन्सर लेटर पे वीजा नहीं लागते। थरता आ और बात बता दी, आप यूएस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो और मान लो यूएस से आपने स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा दिया, वो कति वीजा नहीं दे तुमने। तब इंटरव्यू जब होता है ना, यू मस्ट हैव गट्स, आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप क्यों जा रहे हो और अब वापिस कब आओगे घूम के। वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, उनको दिखना चाहिए कि आप सोलो ट्रैवलर हो, आप घूमते हो, आपका विजन है, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। भैया मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उल्टाऊंगा, अपने खेत संभालूंगा, घर ने संभालूंगा, तो जस्टिफिकेशन के ऊपर होती है। उस चीज के लिए आप सलाह ले सकते हो, वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली। टूरिस्ट वीजा मैं अप्लाई करवा दूंगी, लेकिन उसी का करूंगी जो जेन्युइन केस है, ठीक है। मैंने बहुत बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि मैडम आप स्पॉन्सर कर दो, आई वॉन्ट स्पॉन्सर एनीवन इन द टूरिस्ट वीजा, क्योंकि कल को तुम आके वापस ना गए तो मेरे ऊपर बात आ गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई somebody इज जेन्युइन, किसी को बिजनेस पर्पज से आना है, किसी का कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, कोई ट्रेड पर्पज है, आपको कोई रिसर्च से रिलेटेड आना है, आपको घूमने ही आना है, जेन्युइन कोई फैमिली है, जेन्युइन कोई लोग हैं, तो आई कैन अप्लाई देयर टूरिस्ट वीजा ऑल्सो, आई कैन फाइल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, लक्ष्य क्या नाम है इसका, अक्ष गोदारा लिखते हैं, पिक द क्वेश्चन, कैन वी कम इन लंडन बाय स्पोर्ट्स बेस। आप बिल्कुल आ सकते हो। उसका दो तरीके हैं, मैंने अभी आपको बताया था अक्ष, आपको तो क्या सबको ही बताया था। स्पोर्ट्स में ना दो तरीके से चीजें होती है। एक होता है कि आप स्पोर्ट्स डिग्री लेके स्टूडेंट वीजा पे, और दूसरा होता है यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स अकेडमी है। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, मान लो आपने आपका इंडिया में आपने नेशनल खेला हुआ है, आपके पास 5 मेडल है, 10 मेडल है, आप फुटबॉल के कोई प्लेयर हैं, तो यहाँ पे ना फुटबॉल की अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी है, तो यहाँ पे ये लोग स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है। वी कैन अप्रोच देम ऑन योर प्रोफाइल कि कोई भी स्पोर्ट्स वाला प्लेयर है, कोई रेसलर है, जैसे अगर वो बहुत अच्छा नाम है, उसका बहुत अच्छा रेसलर है, उसके अच्छे मेडल्स हैं और उसका प्रोफाइल अच्छा है, तो कोई भी कंपनी यहाँ पे पिकअप कर लेगी। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनी, दे एंडोर्स, दे स्पॉन्सर ऑल्सो, सो वी कैन आस्क देम कि ये हमारे बच्चे हैं, ये यहाँ पे आना चाहते, कैन यू स्पॉन्सर देम। तो आप यहाँ पे आओगे, अपना उनके साथ खेलोगे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कितने स्ट्रॉन्ग है। या फिर एक तरीका होता है कि मान लो बच्चे में थोड़ा बहुत भी टैलेंट, आप स्टूडेंट वीजा लेके आके अपना कन्वर्ट करवा लो, उनके साथ खेलने लग जाओ, ठीक है। और अब इसमें ना नीचे ऊपर हो जाते, मुझे ज्यादा आता भी नहीं। फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ, फाइनेंस रिलेटेड देखो, इसका सलीम, इसमें क्या है, फाइनेंस ना शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नहीं आता है। एक बात को समझ लो, मैंने पिछली बार भी बताया था, फाइनेंस का स्कोप तो हर जगह ही है। देखो दुनिया की सारी कंपनी अकाउंट और फाइनेंस पे ही डिपेंड है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इन नौकरियों में कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा आप लोगों को, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस है। कोई एमएनसी भी स्पॉन्सर तब करती है जब आपके पास 10-10 साल के एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज तभी स्पॉन्सर करेंगी, जब ऊपर जाओगे छोटी मोटी कंपनी कहती है कि हमें यही मिल जाएंगे, हम क्यों करें स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सरशिप उसी में होती है कि बहुत शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है, बहुत डिमांडिंग जॉब है आपकी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है, मैंने आपको पहले भी इसमें बताया भी, और मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, इस सेशन में भी बताया है। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है इस कंट्री में। आप फूड साइंस में भी कुछ कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे, दुनिया भर की नौकरी है, दुनिया भर की नौकरी। लाइफ साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप है। बेशक ये कोर्स अगर आप इस फील्ड से है तो बेफिक्र होके आ जाइए, 1000% नौकरी है, लाखों में कमाओगे। बीए मैंने किसने लिखा है, 2012 में बीए की, 11 साल का गैप एक्सेप्ट है, बिल्कुल एक्सेप्ट है, लेकिन आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। देखो एक बात और मैं बता रही हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे का 5 साल से ऊपर का गैप है ग्रेजुएशन के बाद, उसको आइल्स या पीटी देना है, ठीक है। एक बात और, यूके आने वाले जितने भी बच्चे हैं, लंदन आने वाले, वो यूके वीआई आइल्स का एग्जाम दें। बहुत सारे हरियाणा के सेंटरों को नहीं पता है यूके वीआई क्या है। मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं कि मैडम यूके वीआई क्या है, हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। वो इसलिए नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। यूके की अपनी एक क्लास होती थी, आज भी क्लास ही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वो लोग जाते थे जिनके यूके वीजा नहीं, यूके कोई काम करता ही नहीं था। हरियाणा के बहुत कम एजेंटों को यूके का पता था, और वो करते भी नहीं थे। यूके ज्यादा वीजे नहीं देता था। यहाँ की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, क्योंकि
यूके यूनिवर्सिटीज कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छी है। यूके के पासपोर्ट की वैल्यू कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छी है। यूके का लिविंग स्टैंडर्ड कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा है। हर चीज में यूके बेटर है। लेकिन ये बात यहाँ पे वीजे लगते नहीं थे तो वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है, लोगों को पता ही नहीं होता था यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने PSW ओपन किया है, ब्रेग्जिट इस कंट्री में हुआ है, वरना यूके से अच्छी बेहतरीन कंट्री नहीं है सेटल होने के लिए। सबसे आसान तरीका है इस कंट्री में सिटीजनशिप के लिए, सेटल होने के लिए। आपके कानून इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, जो डे बेस के रूटीन है वो थोड़ा कनाडा में अच्छा है, लेकिन कनाडा के अपने ड्रॉबैक है। फिर दूर कितना है इंडिया से, ठंड कितनी है, जॉब्स कैसी हैं, ठीक है, वे सब चीजें हैं। हाँ, यूके एक्सपेंसिव है, बट भैया पाउंड की वैल्यू है वहां। तुम कैनेडियन डॉलर की वैल्यू कितनी है, पाउंड की कितनी वैल्यू है, वही चीज है ना। हर चीज के अपने प्रोस और कॉन्स होते हो, तो सबका अपनी चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस है, किसको क्या कहाँ रहना अच्छा लगता है हर चीज में, वरना यूके बेटर है। तो यूके का UKVI का लोगों को पता ही नहीं होता था। अब UKVI क्यों देना है, एक भाई ने लिखा, मैं बता देती हूँ। अगर आपके बैंड कम आए, अगर मान लो 6 बैंड नहीं आए और 5.5 आ रखे, लेकिन आपने UKVI दे रखा, तो एडमिशन हो जाएगा। आप 6 के चक्कर में रह जाओगे, एडमिशन नहीं होता, ठीक है। तो UKVI दोगे तो यूके की यूनिवर्सिटीज एग्जामिशन दे देती है। और किसका है, बहुत सारे हैं। ज्योग्राफी का क्या स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है ज्योग्राफी वालों का। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं। मैंने आई थिंक मैंने आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर भी, मैं बता भी देती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है इस तरीके का ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर, मैं कल एक आर्टिकल फेसबुक पे डाल दूंगी, बहुत अच्छा स्कोप है, कर सकते हो। वहां तो ज्योग्राफी करके 10,000 की नौकरी नहीं होती, यहाँ पे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा उसका कोर्स। बताओ चौधरी साहब, ये जो आप मुझे लिख रहे हो कोर्स, ये तो उस पे पूछना, मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। सेफ्टी ऑफिसर का बताइए दीदी। सेफ्टी ऑफिसर तो कुछ ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी की जॉब्स होती है जहां यहाँ पे ज्यादातर। एक लड़के ने और लिखा हुआ है कि इस कंट्री में जॉब क्या क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये भी समझ लो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तो पता क्या है कि इस कंट्री में ना सबसे ज्यादा जो जॉब है लड़कों के लिए, ड्राइविंग अच्छी है। यहाँ पे ना DPD वैन्स होती है, मेजोन ड्राइविंग जो वैन होती है ना, ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए कहती हूँ लेके आओ ताकि तुमने दिहाड़ी ना करनी पड़े, ड्राइविंग कर लियो। उसके अलावा सिक्योरिटी की नौकरी होती है यहाँ पे, लाइसेंस बन जाते हैं, सबसे बढ़िया नौकरी में बैठे रहो, जो पार्ट टाइम बच्चे करते हैं। मोटरवे की जॉब्स होती है, बहुत अच्छी नौकरी है। फिर आपकी यहाँ पे डिलीवरी मैनेजर्स की नौकरी होती है, जो मैकडी में, पिज़्ज़ा में, वो तो हर जगह होती है। यहाँ पे आपका है ना पैकेजिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, वेयर हाउस में। ये आपके वो काम है जो मतलब आप पढ़ते बढ़ते यहाँ पे कर सकते हो, तो नौकरी की दिक्कत नहीं। और कोई बहुत लंबा तगड़ा, अपने हरियाणा वाले तो सारा काम कर ले। तो बिल्डिंग लाइन में बहुत काम है, घर बनाने, घर की वो कंस्ट्रक्शन करनी, घर के अंदर के बोले यार वॉल पेपर लगाने, ये वो इस तरीके के कामों में बहुत ज्यादा डिमांड है। कंस्ट्रक्शन के काम है, लेकिन उसमें भाई हंगा लगता है। दे में जाना है तो कर लो, अरना है तो फिर दूसरा काम कर लो। तो वो इस तरीके की जॉब है। लड़कियों के लिए भी वही है, काउंटर की जॉब्स बहुत अवेलेबल है, ठीक है। हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल है। सप्लाई टीचर की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। चाइल्ड माइंडर की जॉब की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इस तरीके की लड़कियां जो आराम की नौकरी होती है वो इजिली कर सकती है। BBA के बाद बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने ये बता दिया ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, मैंने आपको बताया, इससे अच्छा कोई कंट्री नहीं। आप मेंटल हेल्थ में कीजिए, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कीजिए, कोर्स कीजिए, इनमें प्रॉपर NHS में इतनी नौकरी। आप अब भी गूगल पे बैठ के देखोगे ना, जॉब्स इन UK इन मेंटल हेल्थ, कम से कम घड़ी ना कहती 10,000 नौकरी आ जाऊंगी और सीट खाली पड़ी रहे। तो कोर्स ऐसे ही करो। BSc नर्सिंग के बाद मैं, हाँ ये भी बता देती हूँ, ये पार्ट आई थिंक मैंने उस दिन क्लियर तो किया था, बट मैं आज फिर कर देती हूँ। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, फिर मैं बंद करती हूँ, इसको कंक्लूड हो गया है। BSc नर्सिंग, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, केयरर और नर्सिंग का क्या डिफरेंस है। देखो, आपने GNM की इंडिया से, GNM करने के बाद आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, तो आपका सीधा केयर वीजा UK का लगता है। उसके लिए आपको UKVI जनरल का एग्जाम देना होता है, जिसमें सिर्फ आपके 4.5 बैंड चाहिए, कोई एग्जाम नहीं है। और बस आप कंपनी में अप्लाई करोगे। मान लो मेरी कंपनी है नर्सिंग की, आपने मुझे अप्लाई किया, मैंने आपका इंटरव्यू लिया। आपके जो इंटरव्यू का जो पैटर्न है वो हर कंपनी का अलग है। कोई आपका 1-to-1 इंटरव्यू लेता है जूम पे, कोई आपको कोई रिटन असेसमेंट के ये कोई एग्जाम भेज देता है, उसको फिल करके भेज दो। मतलब इससे बेसिक प्रोसेस
इफ यू क्वालिफाइड दैट एग्जाम तो वो आपको सीओस दे देते हैं, हम सीधा वीजा डाल देते हैं, अप्लाई हो गया, केयर वीजा बोलते हैं। सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसमें बीएससी नर्सिंग जीएनएम होनी चाहिए 4.5 बैंड, एक्सपीरियंस हो तो प्रेफर किया जाता है। अब होता है नर्सिंग। नर्सिंग के लिए आपको 7 ईच होने चाहिए, ठीक है, 7 ईच बैंड, रीडिंग में, लिसनिंग में, आपके सब में 7 होने चाहिए। फिर आपका होता है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो हर नर्स को रिटर्न में देना होता है। इंडिया में इनके प्रॉपर सेंटर बनाए गए हैं। सीबीटी एग्जाम की बुकिंग करवानी होती है, वो क्लियर, या फिर अपना ओईटी क्लियर करो आप लोग। वो क्लियर होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू हॉस्पिटल में हो रहा है, नर्सिंग होम में हो रहा है, केयर होम में आपका कहाँ हो रहा है, फिर वो इंटरव्यू होगा, फिर वो आपको सीओस देंगे, वीजा डालोगे। यहाँ आने के बाद आप फिर ओस की ट्रेनिंग होती है। ओस की ट्रेनिंग्स में आपको एग्जाम्स भी होते हैं, आपका प्रैक्टिकल भी होता है, आपको फिर ओस की ट्रेनिंग क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद आपको वो 3 साल के लिए स्पॉन्सर करते हैं। मैं सबको ये कहती हूँ जो नर्सिस है, अगर आपका नर्स के इतने रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं होते तो केयर वीजा लेके आ जाओ। सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं है, 30-40 हजार का फर्क है बस, ठीक है। 2.5 लाख रुपए केरर ने दे दे हैं, और मेरे ख्याल से 2,80,000 290 नर्स ने देते होंगे। ओवर टाइम करते हो तो 3.5 लाख तक बच्चा कमा लेता। ओवर टाइम कर रहे हो या नाइट शिफ्ट ले रहे हो आप, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जिसके साथ ना आ रहे, तुम नर्स हो, साथ सारे आते ना, क्लियर थारते होते ना, केयर में जो काम इक्वल है, वो है तो काम नर्स ने करना है, वो है काम केयर ने करना है। कोई न्यू को ना कोई अलग काम करोगे, वो नर्सिंग होम वो है, वो नर्सिंग होम वो है। यहाँ तक सोचना है, बस मैं यही समझाना चाहती हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा सोचा करो और निकलो वहां से, ठीक है। बैचलर इन बिजनेस मैंने, चलो काफी सेम ही क्वेश्चंस हैं। अब मेरे जो दोनों नंबर हैं, मैंने नंबर आप लोगों के पास इस पे पड़े भी हैं, नंबर अगर लिखना है तो लिख भी लो। मेरा जो इंडिया वाला नंबर है, मेरे दोनों नंबर, यूके वाला नंबर तो मेरा नॉर्मल भी मिलता है कॉल, और व्हाट्सएप पे भी है। इंडिया वाला नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है, फोन वो घर पे है इंडिया में, यहाँ पे रखूंगी तो वो चलेगा नहीं, ठीक है, तो उसको बंद करके रखते हैं, तो व्हाट्सएप पे चलता है। तो इंडिया वाला नंबर चाहे लिख लो, 95 लिखना हो तो, जिसको वैसे तो सब इसमें मैं टाइप कर दूंगी, 9599999803। मैं रिपीट कर देती हूँ, 95 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इंडिया में भी यही नंबर था। व्हाट्सएप पे ये नंबर मैं खुद यूज करती हूँ, ठीक है। दिन में ये नंबर ऑफिस में होता है, और रात में तकरीबन जब मैं यहाँ से जाऊंगी मेरे हाथ में फोन होता है। और मेरे से बात करने का सबसे बेहतर टाइम इंडिया वालों के लिए आपकी सुबह है। जुड़सा जितना जल्दी तड़के 4 बजे 5 बजे उठेगा, मेरे तक खुद बात हो जाएगी उसकी, ठीक है। मेरा सोने का टाइम होता है, तुम सबका उठने का टाइम होता है, तुम्हें बता दिया। और मैं उस टाइम पे जागती रहती हूँ, मतलब मेरे 10-11 बजते हैं रात के। जब तुम सुबह 5 बजे सो के उठो ना, जब उन्हें मैसेज कर दिया, अगर मुझसे बात कर दिया, अगर ऑफिस में दिन में लोगों से बात करनी है, मेरे मैनेजर से, मेरे असिस्टेंट से बात करनी है, तो फिर तुम किसी टाइम फोन करो, उन्हें मैसेज करो, वो रिप्लाई कर देंगे। मेरे पास वो फोन तभी होता है मुझसे बात करनी हो तो, ठीक है। मुझसे बात करने से पहले आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजोगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, सीवी, जो भी तुम्हारी क्वेरी है, देन आई रिप्लाई एवरीवन। और मैं ज्यादातर लोगों को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। मुझसे बात हो जाएगी तो थोड़ा सा और तुम्हारा फिर वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, इंडिया में मैनेजर, आप सभी जो बच्चे प्रोसेसिंग वाले हैं, सबके पास इंडिया मैनेजर्स के नंबर हैं, टीम के नंबर हैं, वो सब प्रोसेस करते। फिर भी अगर किसी से आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, कोई डाउट होता, तो ये इंडिया वाला नंबर 24 घंटे मेरे पास है। मेरा यूके का नंबर मेरे असिस्टेंट के पास होता है, वो नंबर भी मैं बता देती हूँ, 0044 कोड है, 7424635365 मेरा नंबर है, 7424635365। मेरे हर पोस्टर पे मेरा यही नंबर है। इन 2 नंबर के अलावा तीसरा मेरा कोई नंबर नहीं है। कोई आपको पागल बनाए, मूर्ख बनाए, मेरे नाम से कोई रुपये मांगे, मेरे नाम तक कोई तुमने मैसेज करे, या किसी कंपनी का मैसेज हो, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है। हरियाणा के लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई ईमानदार आदमी कैसे मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। हरियाणा में एक भी एजेंट ऐसा नहीं है जो बिना कंसल्टेंसी के एडमिशन करवाता हो। अब मैं करवाती हूँ फ्री में एडमिशन, मैं तो पैसे लेती नहीं। फ्री के साथ साथ हम क्या क्या कर रहे हैं ये भी बता दूं। बच्चा अगर मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहा है, एयरपोर्ट से पिक करवाते हैं, ठीक है, उसको अपने घर में रखती हूँ, या तो अपने घर में रखूंगी। लड़का है तो यहाँ पे 10-15 और अपनी फैमिलीज हैं। बच्चा छोटा है, 17, 18, 19 साल का बच्चा आता है तो फैमिली के साथ छोड़ते हैं। 1 महीना 15 दिन रहे
ठीक है, जो उसका नॉमिनल भाई रेंट है वो उनको एक छोटे रूम होते हैं यहाँ पे दे दो, 100, 200, 400 पाउंड जो भी बनता है भाई वो, ठीक है। क्योंकि इन कंट्रियों में मैं तो फिर भी रख लूं, बाहर वाले नहीं रखते हैं, जिनका घर है जो बनता है उसको प्रॉपर पहले दिन से नौकरी, खाना, आते ही 20 घंटे उसकी नौकरी लगवा देंगे। भाई पढ़, यूनिवर्सिटी जा, तेरे जो बेसिक पेपर होते, चाहे वो यहाँ पे बीआरपी कैसे कलेक्ट होगा, आपका नेशनल इंश्योरेंस कैसे बनेगा, आपका रेल का लाइसेंस कैसे बनेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, आपके जो बच्चे को बेसिक नॉलेज चाहिए वो दे देते हैं। यहाँ पे खाना मिलेगा, ये मार्ट है, यहाँ नौकरी मिलेगी, ये बस के रूट है, ये ट्रेन के रूट है, जो मानस ने कंट्री में आते जरूरत हो, बेसिक बात वो देते हैं। सेटल करके जब उसका न्यू हो ले ना भाई, मैं मेरी 1 महीने की तनख्वाह आ गई, फलानी कंपनी में मैं नौकरी लग गया करन, मैं अपना कितने भी रह सकूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद भी हर हफ्ते भाई बता दिया कर, ठीक है ना तू, ताकि तेरे माँ बाबू ने भेजा है तो तुम दुखी ना हो, थरे बालक, ठीक है। उसके लिए बैठी हूँ 24/7। किसी के बालक ने रुपया की जरूरत हो, कई बार ऐसा हो जाए किराए भरने के रुपये नहीं होते, कोई इमरजेंसी है तो मैं बैठी हूँ। अगर मेरे थ्रू बच्चा आ रहा है तो बहुत होता है ऐसे, क्योंकि सारे आप गरीब घराते उठे हैं, कोई मैं राजा घर में पैदा ना हुई, थारे जिसी में हूँ, ठीक है। तो जरूरत है तो भाई किसी ने 100-200 पाउंड चाहिए, 1000-2000 चाहिए, 1,00,000-2 लाख की जरूरत है, 3 बेबे बैठी इस कंट्री में, ठीक है। आ जाओ, पढ़ोगे तो डिग्री करो, डिग्री करे पाचा हमने नौकरी लगवा दूंगी, फुल टाइम कन्वर्ट कराऊंगी, ना पढ़ोगे तो बीच में नौकरी देके कन्वर्ट करवा दूंगी, ठीक है। जैसे भी जो भी कर सकते होंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद कोई भी हमने कोई जरूरत है, कोई तो काल थारी कोई भसड़ है, कुछ भी है तो बैठे हैं। तो इतना हम करे है। एक आदमी अगर तुम्हें कोई पढ़ा भी रहा है, नौकरी भी दे रहा है, हमने बिजनेस भी करवा रहा है, थारा जैसा टैलेंट है ना, तुम बता दो, हम तो सब कुछ करवा देंगे, तुम नाड़े सेटल कर देंगे। तो ये काम हरियाणा में कोई नहीं करता। हरियाणा के लोग तो वो एजेंट बस, बड़े बड़े नामी लोग ना, कोई 75,000 कंसल्टेंसी फीस ले रहा है, कोई ₹1,00,000 कंसल्टेंसी फीस ले रहा है, और फिर भी तुम्हें एडमिशन पता नहीं, कोई ब्रिस्टल में डाल रहे, ब्रूनल में डाल रहे, स्कॉटलैंड में डाल रहे, वहां 4-4 घंटे का लंदन का रेल का सफर है, नौकरी नहीं मिलती। एक और बात है, इस कंट्री में बिना रेफरेंस के नौकरी नहीं मिलती। अगर मैं अब मान लो बहुत सारे बच्चों को पता है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पार्ट टाइम भी काम करते हैं, मैंने इतने बच्चों को स्पॉन्सर कर रखा है, मेरी अपनी कंपनी पे दुनिया भर के बच्चे काम करते हैं। आज के दिन जो बच्चे यहाँ काम करते हैं उनके रेफरेंस चेक होते हैं। रेफरेंस कौन देगा? तुम पहली बार नौकरी करोगे इस कंट्री में, बिना रेफरेंस तो इस कंट्री में घर ना मिलते, तो वो घर के रेफरेंस हम लोग देते हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देती हूँ, अपने चेक मैं देती हूँ तुम लोगों के लिए, अपने सब कुछ हम करवा के देते हैं। मतलब एक बालक ने बस फ्लाइट में बैठ के उतरना है, उतरने पाछे ही साइज अपने घर में सोबई सा अड़ा कर वो मेरे दौरे फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, भतेरा करे है, और थोड़ा सा तुम ये हिम्मत करो, और थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। एक आखिरी बात, अब पीछे एक जाट भाई था मेरा, उसने फांसी खा ली। वो मैंने नाम तो उसका आई थिंक सुनील नाम था, उसकी आर्मी की वो एज निकल गई थी, क्या हुआ था आज, बल्कि कल वो काफी बच्चे भिवाड़ी में और इधर नारनौल की तरफ सड़कों पे भी बैठे हुए थे, मैंने सुबह न्यूज भी डाली थी। बड़ा दुख है भाई, ठीक है, ठीक है। आज मैं ये तो नहीं कहती मैं राज में पता नहीं क्या करवा दूं, ठीक है, चलो आज भी बचेरी है, लेकिन मेरे गए तो नौकरी तो वे ना दे मैं। लेकिन कोई भाई घना दुखी हो रहा हो ना कि भाई प्राइवेट नौकरी इंडिया में चाहिए, कति मर गए, कुछ नहीं है, फांसी मत खाइयो भाई। इतनी सक्षम आज भी हूं, इंडिया में 1 घंटे में जो कहोगे वो करवा सकती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन मरना नहीं है कोई से ने। लेकिन एक दूसरे की हिम्मत बन के आगे बढ़ना है। जिसने स्वाद लेने हैं फेसबुक पे बैठ के भाई, वे तो ले रहे हैं स्वाद, और आपा न करना काम, और अपनों की जिंदगी सेट करनी है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ उस भाई का देख कर, फांसी फूसी किसी नहीं खानी है, नौकरी आनी जानी चीज। और आखिरी बात कह रही हूँ, अभी इसको मैं बंद कर रही हूँ, काफी टाइम हो गया। सरकारी नौकरी टैग नहीं है, क्यों जूती किसानी है 30,000 खातर, जब वे 5 लाख रुपए दिल्ली में कितना परिमल दौरा कोचिंग लोगे, कि तो और कोई से कोचिंग सेंटर पे जाके कोचिंग लोगे, कि तो 4-5 लाख रुपए 2-2 साल की तो हॉस्टला में रह के कोचिंग के लाओ नहीं, इतने रुपया फीस भर के 4-5 लाख रुपए फीस भर के दुनिया की किसी भी कंट्री में जाकर पाउंड में सुथरे 5-7 लाख रुपए सुथरे कमाओगे, सुथरे पैरोगे। कोई भाई पलोट भी बेच का आवे है ना, तो भीतर में यूं होना चाहिए। आज मैं मेरे बाबू का पलोट बेच कर बाहर पढ़ने गया हूँ, तो 2 साल में जोड़ कर पलोट के बदले में किला खरीदा है, यो विजन होना चाहिए। जो पंजाब करे है, पंजाब वाले बेरा क्या कर अपने प्रॉपर्टी बेच जावेंगे, 2 साल पाछा बोला जी गांव में कोठी बना दी, फार्म हाउस बना दिया, चंडीगढ़ में कोठी बना दी, वो होना चाहिए। एक भाई जा रहा है अमेरिका, कैथल का है, उसका सेम प्रोसेस है। वो बोला जी मैं कितनी जमीन सारी बेच कर गया, सारा काम हस्या करता, बोला जमीन बेच कर जा, बावली बूझ है, बावली बूझ नहीं था।
बेच का रहा है, लेकिन 2 साल में इतना कमा के उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा जमीन गांव में खरीद दी। ठीक है, तो ये विजन लेकर चलना है। हालात समझो, देखो, हिम्मत करो, लड़ो और खुद करना है। ये मंत्री किसी के ना है और ना ये मंत्री किसी की चोटी में घी गाल है। मेरा जो तजुर्बा है ना, आज मैं ये काम खुद इसीलिए लगी हूँ करने की थारी जिंदगी बन जावे, सिर्फ इसलिए करती हूँ। मैं वहां जूती घिसा गा रही हूँ, किसी मंत्री के, किसी पार्टी के, किसी नेता के पल्ले कुछ नहीं। सारे के बालक विदेशों में पढ़ते हैं, सारे मंत्री फॉरेन में मौजले हैं, सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सबके बच्चे बाहर पढ़े हैं। कोई राजकुमारों के बैग नहीं उठाने, खुद राजकुमार बनो। ठीक है, थारी बउआ ने तुम अच्छे लागो, थारी बाणा ने थार पर गर्व हो कि मारा भाई न्यू, हर मारी माँ न्यू तुमने गले लावे ना, मेरा बेटा न्यू कमावे। कोई मंत्री रोटी नहीं देगा, याद रखियो मेरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ तुम लोगों को। आदमी का जब माड़ा वक्त आता है ना, परछाई भी साथ छोड़ देती है। 2 रुपए सुथरे जेब में होंगे ना, सुथरी गाड़ी होगी, सुथरे रुपये होंगे, सुथरा कमाओगे, जो खुद का कॉन्फिडेंस होगा, दुनिया का पास छांडेगी बावड़े। अपनी जीवन अपना पढ़ो बस, ठीक है, बाकी हम आप देख लेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखो सारे। किसी भी चीज की जरूरत है, दोनों नंबर पड़े हैं, किसी भी चीज के लिए कॉल करो। इंडिया में भी कोई भसड़ हो जा, कोई भी कोई घनी इमरजेंसी, किसी बहाने जरूरत है, कोई बेबे दुखी है, कोई भाई दुखी है, बैठी हूँ। ठीक है, चिंता मत करियो क्या आएगी। ठीक है, चलो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।